नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। जैसे कि आप सभी को पता है, अलग-अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं एडवोकेट मिस्टर अतीक विश्वकर्मा, और ये टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और जीएसटी एक्सपर्ट भी हैं। तो बहुत सारा जो फाइनेंशियल हम लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है, बेसिक जो हम लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी अतीक जी से लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू संदीप जी। नमस्कार साथियों। हाँ, तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आप कैसे इस फील्ड में आए, क्या विजन था आपका, या फैमिली मेंबर से किसी से इंस्पायर्ड हुए, कैसा क्या रहा? कोई खैर मेरा इस फील्ड से कोई बैकग्राउंड तो है नहीं है, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैं ग्रामीण क्षेत्र से थे। पापा जी टीचर थे। तो प्रारंभिक शिक्षा हमारी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक ग्राम में हुई। तो उसके बाद एक बोर्डिंग स्कूल है सतना में, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ मन नहीं लगा, छोटे थे। अच्छा। तो फिर आके 8वीं तक पापा जी टीचर थे तो उनके स्कूल में ही आसपास में, फिर हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी 8वीं क्लास के ऊपर उस समय थी। तो फिर 8वीं के बाद दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सुरेंद्रपाल ग्रामोदय है, नानाजी देशमुख, स्वर्गीय नानाजी देशमुख, अच्छा। और दीनदयाल उपाध्याय जी, ये दोनों हस्तियां हैं अपने। तो उनकी इस गाइडेंस में जो वहाँ की संस्था है दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमने 12th तक एजुकेशन की है। उसके बाद हमने बीकॉम किया है अवंतीबाई कॉलेज से बीकॉम, फिर महाराजा से एमकॉम, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी क्रम में लगे रहे। उसके बाद फाइनली और साइड में और भी कोर्स किए हैं, भी एमकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमएससी कर ली, एमएसडब्ल्यू कर लिया, मतलब फ्री नहीं रहे, कुछ ना कुछ चलता रहा। तो आप देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे बीए बीएससी करने के बाद ना हार मान जाते हैं कि भाई अब बहुत हो गया और अब नहीं हो रहा है। यानी कि आपको आपके माइंडसेट को ऐसा बना के रखना है कि भाई हमारे लिए डिग्रियां भी बहुत कुछ सिखाती हैं हमारी लाइफ में, बिल्कुल, तो वो भी करते जाना है। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं कि आप एक एडवोकेट हैं और आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, फिर उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। सर्विसेज तो क्या है, जैसे एडवोकेट हैं तो टैक्स की जो प्रैक्टिस है, तो टैक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं तो वो सारी सर्विसेज हैं। जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो गए, शॉप का एस्टेब्लिश गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन हो गया, पैन कार्ड हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गए, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, और रेंट एग्रीमेंट हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, और भी टैक्स रिलेटेड जो भी आईटीआर हो गया, और भी फील्डों से जो भी नए कंप्लायंसेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कोई फर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहता है या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है या आईटीआर फाइल करना चाहता है, तो ये सारे काम आप देखते हैं जी। तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो टैक्स का और जीएसटी का ज्यादातर नॉलेज बिजनेसमैन को होता है या जो पे करता है उसको होता है, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो भी जानना चाहता है। एक्चुअल में हम जीएसटी को बड़ा बेसिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, गवर्नमेंट का एक ऐसा लॉ है और इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है और आम जो पे करता है जो बिजनेसमैन उसको क्या फायदा है। ये क्या है कि ये जो जीएसटी लागू हुआ था, ये संविधान के 101 में संशोधन में था, और इसका जो इंडिया में चालू हुआ है, ये हुआ है, लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, इसके पहले जो टैक्स थे, बहुत सारे टैक्स थे, कस्टम ड्यूटी, वेट, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के बहुत सारे टैक्स थे। तो गवर्नमेंट ने सभी टैक्सों को खत्म करके एक विदेश की पैटर्न में इंक्लूडिंग करके जीएसटी किया है, और इसके अलावा भी 106 देशों की जीएसटी एप्लीकेबल है, कंट्रियां यूज कर रही है जीएसटी। अच्छा, हाँ, तो जीएसटी में क्या है कि एक ही टैक्स है, फिक्स है पूरे देश में। अलग पहले क्या रहता था, हर राज्य का अलग टैक्स रहता था। जब से जीएसटी आया है तो टैक्स की एक ही रेट हो गए हैं। आप चाहे आंध्र प्रदेश में लो, चाहे हैदराबाद में लो, चाहे पश्चिम बंगाल में, टैक्स रेट सब में एक ही रहेगा। यानी कि एक ही टैक्स रहेगा पूरे इंडिया में। बस कुछ चीजें हैं जिनको जीएसटी के दायरे में गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। अच्छा, कुछ ना एक्सक्यूज चलते रहते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और वाइन वगैरह हो गया। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के लिए लगता है कि सर्विस के लिए भी लगता है? नहीं, सर्विस के लिए भी जीएसटी, सर्विस के लिए भी। यदि आप पंचर है तो उसकी एक क्राइटेरिया है, उसकी एक लिमिटेशन है, तो सर्विस पे भी जीएसटी लगेगा। जैसे आप कर रहे हो, आपकी इनकम होगी, आपकी भी सर्विस है, तो आपको भी लगेगा। तो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है? हाँ, किसको लगता है?
जैसे ट्रेडिंग आप कर रहे, तो ट्रेडिंग की लिमिट जीएसटी में, मतलब ट्रेडिंग का मतलब खरीदी बिक्री का जो व्यापार आप कर रहे हैं, हाँ, तो उससे में जीएसटी का जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ने अभी वर्तमान में है वो है 14 लाख। 14 लाख, ओके। तो उस पे जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब ये कि बिक्री खरीदी, मतलब जो अपने बैंक में आ रहे हैं कैसे आप आ रहे हैं, तो टर्नओवर बेस पे 40 लाख से नीचे है तो अपन को जीएसटी की लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। दूसरा पार्ट हो गया सर्विस। ठीक है। सर्विस की लिमिट है 20 लाख रुपए। तो सर्विस में जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, ये भी एक सर्विस का काम है। फोटोग्राफर हो गया, ये एक सर्विस का काम है। जो मान लो अन्य तरह की जो सर्विस देती हैं, प्रोवाइड करा सेवाएं दे रहे हैं, तो उसमें सेवाओं में 20 लाख लिमिट है और ट्रेडिंग में 40 लाख की लिमिट जीएसटी। ओके। तो इसमें जैसे अभी ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा टैक्स बनाया कि जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, और उसकी कुछ लिमिटेशन बना दी। तो इसमें आपके लिए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि समझना इस चीज को कि किसमें कितना लग रहा है, कौन एलिजिबल है। तो क्योंकि ये नंबर का पूरा गेम है, तो आप इसको कैसे समझते हैं कि आपको इसके लिए अध्ययन करना होता है, जो भी लॉ आते हैं तो डेली बेसिस पे आपको अपडेट करना होता है? जी बिल्कुल। क्या है कि जीएसटी आए हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ सुधार, क्योंकि जब नई चीज लॉन्च होती है तो उसमें अपडेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, करेक्शन होता है। तो जब से जीएसटी आया है तो कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस लगे रहते हैं और समय समय पे नोटिफिकेशन अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो जो अपडेट है तो वो तो अपन को देखने पड़ेंगे। रूल भी बदलते रहते हैं, कभी क्रॉस पे 5% हो जाता, कभी 12% हो जाता, कभी जीएसटी में किसी की जीएसटी के अंडर में ले लेते, कभी जीएसटी के बाहर कर देते, किसमें ईवेबल की रिक्वायरमेंट है, कैसा क्या है, मतलब कुछ ना कुछ अमेंडमेंट अपडेट रहना पड़ता है। यानी कि गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि एक साल में पिछला जो फीडबैक उनको मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर वो संशोधन करते हैं। लेकिन इस चीज से मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट होता है? गवर्नमेंट को बेनिफिट तो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना राजस्व एकत्रित करने के लिए चाहिए ये इनकम सोर्स है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, जैसे ब्रिज हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, विभिन्न प्रकार की जो गरीब उत्थान के लिए योजनाएं हो गई, आर्मी के लिए हो गया, ये जो जैसे देश के लिए जो भी सेवाएं हैं या अपन जन कल्याण की योजनाएं हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के होते हैं, वो सब आम जनता की टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है। बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति जब तक सही नहीं होगी किसी देश की, तो व्यक्तिगत रूप से अंश एक एक पैसे जो भी टैक्स जिस रूप में दे रहा है, जीएसटी रूप में दे रहा है, कुछ लोग इनकम टैक्स में दे रहे हैं, तो वो राष्ट्र में काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि जीएसटी देने लायक है वो, बट नहीं करते हैं, तो सरकार इनको कैसे पकड़ती है? नहीं, जीएसटी तो फिर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, मतलब जो सामने अगर जीएसटी में है आप और जीएसटी वाला नंबर है, तो सब पारदर्शिता हो गई है। अब सब कुछ देखता है। यदि आप मेरे को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जीएसटी नंबर पे हमें दे रहे हैं, तो आपको शो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप शो नहीं कर रहे तो उसके लिए फिर हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो ये काफी हद तक ये तो सब बंद हो गया है। ओके। पारदर्शिता है जीएसटी में। ठीक है। अब ये जीएसटी का थोड़ा सा फंडा हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब सीधे चलते हैं कि सरकार का एक और इनकम सोर्स है जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में, वो है इनकम टैक्स। कौन से लोग हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है? क्योंकि वैसे तो सब कुछ इंटरनेट पर है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और क्या किन किन लोगों को फाइल करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा हम डीपली जानना चाहेंगे डिटेल में। आईटीआर तो हर व्यक्ति को भरना चाहिए। अच्छा। अगर उसके क्राइटेरिया में आता है। जो प्रेजेंट में अभी बिल पास हुआ है। हाँ, नहीं, जो प्रेजेंट में अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, मतलब लेटेस्ट जो स्लैब है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, उसमें जो है 3 लाख रुपए के ऊपर जिनकी इनकम है, 3 लाख रुपए तक आईटीआर भरना कोई कंपलसरी नहीं है। यदि ईयरली है कि मंथली? ईयरली इनकम। ओके। यदि 3 लाख के ऊपर है, टैक्स नहीं है, लेकिन आईटीआर भरना पड़ेगा। अच्छा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, 3 लाख के ऊपर की इनकम के लिए आईटीआर भरना है। ओके। फिर उसके बाद है स्लैब है, तो उसमें 0 से लेके 3 तक एक भी टैक्स नहीं है। ठीक है। फिर है 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच में, इसमें है 5% टैक्स। 5%, ये नया जो स्लैब आया है। और एक है उसके बाद 7% से लेकर के 10% तक, उसमें है 10%। ओके।
और एक है फिर 10 से लेकर लाख तक, उसके में है 15%। ठीक है। और है फिर उसके बाद स्लैब है 12 से 15 लाख रुपए, उस पे है 20%। और फिर उसके बाद 15 लाख के अबव है 30%। फिर 30 हाँ, तो ये नया करंट स्लैब है, टैक्स का स्लैब है। इसी बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्स डालती है। लेकिन अभी जो है सेक्शन 47A के तहत उस पर डिबेट मिल जाती है, तो 7 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ऐसा भी? हाँ हाँ, 7 लाख तक की यदि फिक्स 7 लाख की इनकम है आपकी, उसकी रहने की है बिलो है, तो आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख के ऊपर यदि इनकम जाती है तो फिर टैक्स है। ठीक है, समझ गया। तो अब हम लोगों को दो चीजें समझ में आई कि जीएसटी क्या है और इनकम टैक्स क्या है, कौन एलिजिबल है, किसको भरना चाहिए और इससे गवर्नमेंट को क्या क्या फायदे होते हैं। एक और चीज सुनते हैं हम, टीडीएस। जी, तो टीडीएस का मतलब पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या रोल होता है और ये क्या है। टीडीएस भी इनकम टैक्स ही है। टीडीएस में रूप में एडवांस टैक्स भी जमा करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी से अपन ने कार वगैरह खरीदी, ठीक है, तो टीडीएस की भी कंप्लायंस है। जैसे 10 लाख के ऊपर यदि कार है, ट्रक है, कुछ है, तो अपना पैन बेस्ड रहता है, पैन कार्ड लगाएंगे, तो वो टीडीएस जमा करेगा। सामने वाला जिसके पास पैन नंबर होगा वो जमा करेगा, काटेगा टीडीएस, ठीक है, फिर अपन क्लेम करेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, टीडीएस मान लीजिए आपने कार ली, 10 लाख के ऊपर कार है आपकी, तो 10% टीडीएस हो, 2% टीडीएस काटेंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो टीडीएस आपका कटेगा तो वो आपके पैन बेस्ड रहेगा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपके 26AS में वो शो होगा जितना टीडीएस आपको जिस कंपनी ने काटा होगा। हाँ, कुछ खरीदते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, अलग अलग उसके नॉर्म्स हैं, तो उसमें जो टीडीएस आपका काटेगा, फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल होगा। तो रिटर्न समय ये देखा जाएगा आपका टैक्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। यदि टैक्स जमा करना होगा तो वो सेटल हो जाएगा, यदि टैक्स नहीं निकल रहा होगा तो वो रिफंडेबल रहेगा, तो वो बाद में अपन को रिफंड मिल जाएगा। ओके, तो सिचुएशन बेस्ड है। लोग बात कहते हैं मेरा टीडीएस इतना कटा है, मेरा तो वापस दिला दो। तो ऐसा नहीं है। जब इनकम आपकी डिसाइड हो जाएगी कि पूरी साल बस में, पूरी ईयर में ये इनकम है, शेयर की जैसे शेयर में भी है टीडीएस का है, आप एफडी वगैरह करते हैं तो टीडीएस का है। यदि पैन आधार से लिंक नहीं है तो भी 10% की डिडक्शन बैंक वालों कर देते हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए पैन आधार का भी लिंक होना। तो कई बार लोगों को इस वजह से भी परेशानी होती है कि जैसे जब वो आपके पास आते हैं कि हमें अपना ऑडिट करवाना है या आईटीआर फाइल करना है, तो कई बार वो डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण भी तो होता है। बिल्कुल, कि वो आपको सही जानकारी नहीं देते हैं, वो आपको बिल नहीं सही बताते हैं, तो इस वजह से भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर एक्चुअल में जीएसटी में उसने लिया है और बेचा है तो वो तो सब पोर्टल में शो होता है, वो ऑनलाइन दिखेगा। और जो उसने जहाँ पे पैन लगा है सही जगह पे, मतलब गवर्नमेंट में है या कहीं पे भी कंपनी में, तो भी सब शो होता है। मतलब पैन पूरा डाटा पर्सनल, यानी कि उसने ट्रेडिंग या कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट जहाँ से परचेस किया है तो उसका बिल भी वही उसके वहां से होना चाहिए जिसके पास जीएसटी है। हाँ, तो उसका डेटा ऑनलाइन पे वो मैच कर जाता है। राइट, ओके। अच्छा, जैसे कई लोग जैसे गुमास्ता रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो किसको गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, किसको एलएलपी करवाना चाहिए, किसको ओपीसी बनाना चाहिए, किसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं? जी, कंपनी एक पार्ट अलग है। कंपनी दो तरह की बनती है। कंपनी बनती है, रजिस्टर्ड होती है वो, तो वो कंपनी में क्या रहते हैं उसके कंप्लायंसेस है। कंपनी दो तरह की होती है। हाँ, एक होती है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, और एक होती है, हाँ, और एक होती है एलएलपी, और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी। तो ये कंपनी हो गई। गुमास्ता उन लोगों के लिए है जिनको अब छोटे रूप में व्यापार करना नहीं है। गुमास्ता का जो बेनिफिट है उससे लोगों को करंट अकाउंट खोलने में मदद मिलती है, और अपना एक शॉप की रेपुटेटेड उसका आइकॉन नाम, उसकी ट्रेडिंग फर्म का नाम भी उस पे शो कर सकते हैं लीगल तौर पे। छोटा सा प्रोसीजर है, बिल्कुल छोटा सा जीएसटी जैसा, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। नॉर्मल है कि आपको अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और नहीं है तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और 2-3 दिन में इसका रजिस्ट्रेशन मिल जाता है आसानी से। तो ये ज्यादातर कोई इसका एक फिक्स जगह पे ऑफिस या कोई दुकान होनी चाहिए, या स्ट्रीट फूड वालों के लिए भी जरूरी है? स्ट्रीट फूड वालों के लिए गुमास्ता भी जरूरी है, और उसके लिए फूड लाइसेंस की भी आवश्यकता है।
तो फूड लाइसेंस से संबंधित तो मतलब ये कि अगर कोई खाने पीने हाँ उसी पे उसके लिए कंपलसरी है। एक बेस फूड लाइसेंस भी स्टेट नॉर्मल होता है, एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल का होता है। अच्छा। तो ये फूड लाइसेंस टर्नओवर बेस रहती है। तो फूड लाइसेंस जो स्टेट वाले होते हैं इनको 12 लाख तक के टर्नओवर वाले जनरली 1 ईयर 5 ईयर अलग अलग वैलिडिटी वाले बन जाते हैं। तो फूड का इनके पास होना कंपलसरी है। और अगर उसका नॉन वेज का काम है तो नगर पालिका से एनओसी की भी कंपलसरी कंप्लाइंस है। और बाकी नॉर्मल ग्रीन वे में है तो फूड लाइसेंस और गुमास्ता। और चाहे तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिससे बैंक में लोन वगैरह में, छोटे उद्यम लोन में और अकाउंट में, हाँ उनमें बेनिफिट मिल जाता है और बैंक में खाता खोलने में, अकाउंट ओपन में हेल्प हो जाता है। ओके सो आप चलते हैं थोड़ा कंपनी की ओर। अभी आपने बताया था कि ओपीसी होता है यानी 1% कंपनी, एक एलएलपी होता है और दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहले हम ओपीसी की बात कर लेते हैं। ओपीसी का मतलब 1% मतलब एक इंसान है वो अपनी कंपनी रजिस्टर स्टार्टअप खोलना चाहता है तो ओपीसी की तो समझ में आ गया कि जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है लगभग ये हम सभी को होना चाहिए। बिल्कुल। अब एक और बात आती है क्योंकि ये वीडियो को सबसे ज्यादा हमारे युवा देखते हैं, तो बेसिक फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो कैसे रखना चाहिए। जैसे मान के चलो तो ये 20 साल का स्टूडेंट है तो वो आगे चल के अपनी कैसी प्लानिंग करे ताकि वो सेविंग भी कर पाए और अपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको कैसे पा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो क्या है कि सबका पहली बात तो जो जिसकी सोर्स ऑफ इनकम है वो तो पर्सन को स्वयं बनानी पड़ेगी। कोई जीएसटी इनकम टैक्स वाला तो इनकम बनाएगा नहीं। लेकिन प्लानिंग इस तरह से है कि आपको समय पे आईटीआर भरते रहना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है। लोग बात डरते हैं कि आईटीआर भरेंगे तो गवर्नमेंट हमारी ये सेवाएं बंद कर देंगी, वो बंद कर देंगी, हमें ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक प्रकार से रजिस्टर्ड इनकम है आपकी। कल के दिन कोई एक्सीडेंटल होता है किसी का या कुछ होता है तो आपकी रजिस्टर्ड इनकम तो है आपकी गवर्नमेंट की नजरों में। आप वैसे भले 10-20 लाख कमा रहे और जैसे ये प्रॉपर्टी है तो आईटीआर भरने का बेनिफिट है। एक अपनी कैपिटल बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन करके चलें तो एसेट्स बढ़ती है और ट्रांजैक्शन में भी लाभ है उसका। यानी कि कहने का मतलब आपका ये कि सबको अपनी प्लानिंग अपने सपनों के अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग ही बनानी चाहिए। हाँ। आप लोग तो हेल्प करते हैं कि आप लीगली अपनी इनकम को कैसे मतलब सेव कर सकते हैं और गवर्नमेंट बहुत से इन्वेस्टमेंट है जो सपोर्ट गवर्नमेंट भी करती है और ये भी जैसे म्यूचुअल फंड हो गया और कई लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई शेयर में कर लेता, ट्रेडिंग करते हैं तो रिक्सी है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी है तो वो सारे, यानी जो एफडी और टीपीएफ हो गया, कई लोग सुकन्या योजना में बच्चों के लिए कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस की आरडी हो गई, एफडीआर हो गए, स्वीप वगैरह एमओडी करा लेते लोग बात। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए क्या है आपकी नजर में? स्टूडेंट के लिए यही है कि अपनी मंथली आरडी वगैरह या एसआईपी छोटे रूप एसआईपी चालू कर लें। अपनी छोटी सी 500 रुपए पर मंथ भी डाल सकते हैं, जिसकी जैसी सेविंग। एसआईपी में तो ये है कभी बढ़ा लो कभी कम कर लो। अच्छा, एसआईपी वाले मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, ऑटो स्वीप में रहता है। मैंने सुना है कि इससे कई लोग एक टाइम के बाद ना करोड़पति बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। लॉन्ग टर्म चाहिए इसके लिए, कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल। इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है शुरुआत में, फिर जिस ईएमआई का जो इंटरेस्ट रहेगा एसआईपी का, जो आपका अमाउंट रहेगा, जितना अमाउंट होगा उस बेस पे आपको, मतलब ये नहीं कह सकते कि करोड़पति बन जाती, लेकिन ये कह सकते हैं कि 10 गुना 20 गुना हो जाता है। यानी एवरेज लेके चलो 15 से 20% तक हाँ ग्रोथ मिलता है लॉन्ग टर्म वे में। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव है और इस वीडियो से आपने क्या सीखा है वो कमेंट्स में बताइए। और जो भी लोग अपनी लीगल सर्विसेज लेना चाहते हैं अति विश्वकर्मा जी जो एडवोकेट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे हम आपको नंबर भी दिखा देंगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी लीगल सर्विसेज जो चाहते हैं तो वो इनसे ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारी आपको